चलो, तो from today's lecture we have to start with new concept, that is vapor pressure. लेकिन vapor pressure समझने से पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, that is about evaporation, है ना? क्या है ये कॉन्सेप्ट? evaporation. ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ना आप लोग, ये कॉन्सेप्ट इवेपोरेशन. क्या होता है इवेपोरेशन बताओ? चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, यही होता है ना इवेपोरेशन. यही पढ़ा है ना बचपन में आपने? यस सर. यस सर. यस. चलो, अभी जैसे यहाँ पर थोड़ा सा उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, राइट ना? यहाँ पे वाटर फील्ड है या कोई भी दूसरा लिक्विड फील्ड है, और ये सपोज मैं उसके एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करूं. दिस इज द मॉलिक्यूल इन बल्क. जो बीच में कहीं पे भी है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बल्क में है. तो अगर ये मॉलिक्यूल बल्क में है तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस तो सभी डायरेक्शन से लगेंगे ना? यस और नो? इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या लगेंगे? सभी डायरेक्शन से लगेंगे ना? यस सर. यस. लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल, देखो ये सरफेस पे है, अगर ये मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स केवल और केवल कहां से लग रहा है? ये नीचे से ही लग रहा है ना अट्रैक्टिव फोर्स. तो अगर कोई मॉलिक्यूल बल्क में है तो उस पे अट्रैक्टिव फोर्स सभी डायरेक्शन से लगेगा, और अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो उससे अट्रैक्टिव फोर्स केवल कहां से लगेगा बताओ? नीचे, डाउनवर्ड से ही लग रहा है. ऊपर से अट्रैक्ट करने वाला कोई मॉलिक्यूल है क्या? नो सर. नहीं. आगे मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फेसिंग लेस अट्रैक्टिव फोर्स एज कंपेयर्ड टू द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन बल्क. कैन आई से लाइक दैट? यस सर. यस. तो सरफेस पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, यही मॉलिक्यूल्स क्यों सरफेस पे? ये मॉलिक्यूल सरफेस पे क्यों है? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी रिलेटिवली दूसरे मॉलिक्यूल्स से क्या है? ज्यादा है. जब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये क्या आ गए बताओ? सबको पीछे छोड़ के सरफेस पे आ गए ना ये? यस. अब जब इनकी काइनेटिक एनर्जी ये अट्रैक्टिव फोर्स से एक्सीड कर जाएगी, जब ये काइनेटिक एनर्जी इसके अट्रैक्टिव फोर्स से एक्सीड कर जाएगी तो क्या होगा बताओ? दे विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस, और ये लिक्विड फेज से कौन से फेज में चले जाएंगे? वेपर फेज. फेज में चले जाएंगे. और आप इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे बताओ? इवेपोरेशन. राइट ना? यस. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स कहां पे हैं? सरफेस पे. दे आर सरफेस मॉलिक्यूल्स. इसलिए इवेपोरेशन को क्या बोला जाता है? इसलिए इवेपोरेशन को सरफेस फेनोमेना बोला जाता है. इवेपोरेशन को क्या बोला जाता है? सरफेस फेनोमेना. क्योंकि कौन से मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन होता है? जो सरफेस पे होते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. तो दे विल कम दैट ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस. वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करेंगे, है ना? और फिर कौन से फेज में जाएंगे? वेपर फेज में जाएंगे, जिसको आप क्या बोलोगे? इवेपोरेशन. और ये मॉलिक्यूल क्या है बताओ? दिस इज बल्क. दिस इज मॉलिक्यूल in bulk. This is molecule in bulk. Any problem in understanding? नो सर. Yes. तो ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक, सभी के एवरेज काइनेटिक एनर्जी से क्या है? ज्यादा है ना? यस सर. हम क्या बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज एबव एवरेज. काइनेटिक एनर्जी इज एबव एवरेज. इसीलिए ये मॉलिक्यूल क्या है? सरफेस पे. और इनकी काइनेटिक एनर्जी जब अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सीड कर जाएगी तो ये मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाएंगे, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर. नो. तो चलो लिख लो. नो सर. लिख लो. इफ काइनेटिक एनर्जी exceeds force of attraction, if kinetic energy exceeds force of attraction, molecule will escape out from the surface and go in vapor phase.
molecule will escape out from the surface and go in which phase? Vapor phase. Molecule will escape out from the surface and go in vapor phase. Any problem? Is it clear? Yes. Evaporation कैसा फेनोमेना है? Evaporation एक spontaneous फेनोमेना है, अपने आप से होने वाला। आप बस किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी लिक्विड को आप बाहर रख के छोड़ दीजिए, इवेपोरेशन का काम क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, है ना? चाहे क्लोज्ड कंटेनर हो, चाहे ओपन वेसल हो, राइट ना? इवेपोरेशन का काम ऑलवेज चलता रहता है, इवेपोरेशन का काम रुकता नहीं है। ये बात आ रही है समझ? तो इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप से होने वाला प्रोसेस है। इसके लिए किसी एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं है। हाँ, रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स आएंगे, लेकिन इवेपोरेशन का काम, इवेपोरेशन का प्रोसेस, ये फेनोमेना क्या है? स्पॉन्टेनियस है। तो लिखो, इवेपोरेशन इज स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स. Evaporation is spontaneous conversion of liquid molecules present on the surface. Spontaneous conversion of liquid molecules present on the surface into what? Vapor molecules. Spontaneous conversion of liquid molecules present on the surface into बोलो, वेपर मॉलिक्यूल्स. लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. कौन से मॉलिक्यूल्स? जो सरफेस पे हैं. और किस तरह का कन्वर्शन है? स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन है ना? तो पूरा स्टेटमेंट क्या लिखा आपने बताओ? इवेपोरेशन इज स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल. into vapor molecules. is ये समझ में आ गई बात? Yes, sir. हाँ, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे. यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? नो सर. No, sir. चलो, अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन. फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन. फैक्टर्स affecting rate of बोलो evaporation. What are the factors affecting the rate of evaporation? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं? इसमें से सबसे पहला फैक्टर क्या बोल सकते हो आप बताओ? सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? टेम्परेचर. Yes. है ना? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना? Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो सरफेस पे जल्दी आएंगे, राइट ना? सरफेस पे आएंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी विल एक्सीड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे विल गो इन व्हिच फेज? वेपर फेज. तो टेम्परेचर के साथ सीधा सीधा क्या रिलेशन हो गया बताओ? रेट ऑफ इवेपोरेशन. आर का मतलब रेट हो गया, है ना? रेट ऑफ इवेपोरेशन. Rate of evaporation is directly proportional to what? Temperature. Any problem in understanding? No, sir. No. तो ये टेम्परेचर वाली बात हो गई. नेक्स्ट आ गई लिक्विड का नेचर. नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड. इट इज, इसको हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब वेपर प्रेशर डिस्कस करेंगे तो, है ना? नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड. लिक्विड का नेचर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो वैसे लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वहां से सरफेस के मॉलिक्यूल का एस्केप करके वेपर फेज में जाना मुश्किल है ना? Yes, sir. Yes or no? काइनेटिक एनर्जी जब अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सीड करती है तो मॉलिक्यूल सरफेस से वेपर फेज में चला जाता है. आर यू गेटिंग दिस? लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, राइट ना, तो सरफेस से एस्केप करके वेपर फेज में जाना मुश्किल होगा ना?
यस यस, तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू force of attraction between the liquid molecules ना. Rate of evaporation is inversely proportional to, tell me, force of attraction between the liquid molecules. Rate of evaporation is inversely proportional to force of attraction between the liquid molecules. Any problem in understanding? No, sir. तो एक फैक्टर हो गया टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर क्या हो गया? नेचर ऑफ लिक्विड. वैसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स जिसमें की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में ज्यादा है, वहां पर इवेपोरेशन का रेट क्या होगा? कम होगा. ठीक है, ये दोनों फैक्टर आ गया समझ? Yes, sir. यस. चलो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर. कंटेनर का सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर. कंटेनर का सरफेस एरिया. अगर कंटेनर का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो क्या होगा? सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगी ना. Yes, sir. और सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगी तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा? बढ़ेगा. इंक्रीज हो जाएगा, है ना? यस और नो? जब आप गर्मियों में कपड़ा सुखाते हो या सूखने के लिए डालते हो, तो उसको मशीन से निकाल के सीधा ऐसे ही डाल देते हो या फिर उसको बिखरा के डालते हो? बिखरा के डालते. क्यों डालते हो बिखरा के? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है. इंक्रीज हो गया तो वो जल्दी सूख जाएगा, है ना? इवेपोरेशन जल्दी होगा, वो जल्दी सूख जाएगा. कोई गर्म चीज या गरम दूध का ग्लास है, स्कूल का टाइम हो जाता था, आप पीने से मना करते थे कि गर्म हो गया, तो मम्मी उसको जल्दी से एक थाली में डाल देती थी. याद आया? Yes, sir. तो थाली में डाल देने से क्या हो गया? सरफेस एरिया बढ़ गया. इवेपोरेशन क्या होगा? फास्ट हो जाएगा. इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा तो कूलिंग भी क्या होगी? जल्दी हो जाएगी. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस. तो सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, है ना? तो सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टेल मी, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर. Rate of evaporation is directly proportional to surface area of container. Any problem in understanding? No, sir. चौथा फैक्टर जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है, दैट इज फ्लो ऑफ ड्राई एयर. वो लिक्विड जिसका इवेपोरेशन हो रहा है, अगर उसके ऊपर से ड्राई एयर का फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा बताओ? जितना भी वेपर बनेगा वो वहां से स्केप आउट हो जाएगा ना. ये लिक्विड है, यहाँ पर से इवेपोरेशन हो रहा है, ये क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल वेपर फेज में आया. अब इधर से ड्राई एयर आया, ये इधर से क्या आया बताओ? इधर से ये ड्राई एयर आया. तो ड्राई एयर क्या करेगा? ये जितने भी वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स हैं, इनको एब्सॉर्ब करके यहाँ से निकल जाएगा ना. Yes, sir. राइट. तो फिर क्या होगा बताओ? रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज. अदरवाइज लिक्विड के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, है ना, वो इवेपोरेशन के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? सप्रेस कर रहे हैं. आ रही है बात समझ? Yes, sir. अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में इकट्ठा होते जाएंगे, तो क्या होगा? एक टाइम आएगा कि ये कंडेंस होकर वापस कौन से फेज में आने लगेंगे? लिक्विड फेज में आने लगेंगे, है ना. लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से स्केप आउट कर दिए जाए तो सरफेस से और ज्यादा मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा ना. Yes, sir. यस. तो
नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, फ्लो ऑफ ड्राई एयर. लिख लो, फ्लो ऑफ ड्राई एयर. फ्लो ऑफ ड्राई एयर. ड्राई एयर की टेंडेंसी ऑलवेज क्या होती है? ड्राई एयर की टेंडेंसी ऑलवेज सैचुरेट होने की होती है. वो वाटर वेपर्स या फिर मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. एब्जॉर्ब करके जब तब तक एब्जॉर्ब करता है जब तक कि वो सैचुरेट ना हो जाए, है ना. जैसे बारिश के दिनों में एयर क्या होता है, सैचुरेटेड एयर होता है. वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर चुका होता है. तो जब वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर मतलब मॉइस्चर को या वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर चुका होता है, राइट ना, तो ऐसे टाइम में आपने देखा होगा कि आपको कपड़े सुखाने में दिक्कत होती है, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया, स्लो हो गया. क्यों स्लो हो गया? क्योंकि ड्राई एयर ऑलरेडी क्या है, जो एयर था वो ऑलरेडी क्या है, सैचुरेटेड है. अब वो और ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. आर यू गेटिंग दिस? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, फ्लो ऑफ ड्राई एयर. लिखो, ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब. Dry air has tendency to absorb moisture and get saturated. Dry air has tendency to absorb moisture and get saturated. Dry air has tendency to absorb moisture and get saturated. So that, है ना, dry air has tendency to absorb moisture and get, bolo, Saturated. get saturated. Are you getting this? And in order to do that, it increases rate of evaporation. ये बात आ गई समझ? Yes, any problem in understanding? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना. हाँ बिल्कुल. मैंने क्या बोला कि ड्राई एयर हैज द टेंडेंसी टू गेट, ड्राई एयर हैज द टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब मॉइस्चर, टू गेट मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा, टू गेट व्हाट, Saturated. टू गेट सैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जितना हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिस्कस किया था ना, कि जितना एब्सॉर्ब करना है उतना एब्सॉर्ब कर चुका. ये एयर जितना मॉइस्चर एब्सॉर्ब करना है, जितना वाटर वेपर एब्सॉर्ब करना है उतना एब्सॉर्ब कर चुका. अब वो और ज्यादा एब्सॉर्ब नहीं करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड. तो ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब मॉइस्चर टू गेट सैचुरेटेड. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट, सैचुरेशन के क्रम में, इन ऑर्डर टू डू दैट वो क्या करेगा, इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज करा देगा. आई बात समझ? यस सर. ये समझा ना आपको? ये वाटर है, इवेपोरेशन का काम स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाटर वेपर बनेगा. आर यू गेटिंग दिस? अगर ये वाटर वेपर यहाँ से स्केप आउट ना हो तो ये वाटर वेपर फिर से कंडेंस होके वाटर बनाने लगेगा ना. आर यू गेटिंग दिस? इज इट क्लियर? लेकिन अगर यहाँ से ये वाटर वेपर स्केप आउट होने लगे, यहाँ से ये वाटर वेपर निकलने लगे, तो व्हाट विल हैपन, इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ से ड्राई एयर पास कराएं, इसके ऊपर से ड्राई एयर को पास कराएं, तो क्या करेगा ये ड्राई एयर, क्या करेगा, इस मॉइस्चर को, इस वाटर वेपर को क्या करेगा, वो एब्सॉर्ब करेगा. क्यों एब्सॉर्ब करेगा? क्योंकि इसकी टेंडेंसी है मॉइस्चर और वाटर वेपर को एब्सॉर्ब करके सैचुरेट होने की. तो जब तक ये सैचुरेट होगा, यहाँ पर ये क्या होगा बताओ, इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा ना. यस. तो अगर एयर ऑलरेडी मॉइस्ट है तो वहां पर इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, स्लो होगा. और अगर एयर ड्राई है तो वहां पे इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा. ये बात आई समझ? यस. एनी प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने कौन कौन सा फैक्टर देखा बताओ, टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा. दूसरा फैक्टर क्या था, यस, नेचर ऑफ लिक्विड.
लिक्विड में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। फिर उसके बाद क्या था बताओ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स पे सरफेस मतलब सरफेस पे मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा होंगे, तो वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और चौथा क्या था, फ्लो ऑफ ड्राई एयर। अगर ड्राई एयर का फ्लो हो रहा है तो इवेपोरेशन का रेट फास्ट होगा, और अगर एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड है या काफी ज्यादा मॉइस्ट है तो वहां पे इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। इवेपोरेशन आ गया समझ अच्छे से? सर ह्यूमिडिटी भी तो होगा ना? यस, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी भी होगा ना ह्यूमिडिटी फैक्टर? वही पॉइंट है ना, मॉइस्ट एयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब हम लोग वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन समझ में आ गया, अब हम लोग वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आर यू गेटिंग दिस? देखो तो वेपर प्रेशर क्या है, व्हाट इज वेपर प्रेशर? जैसे अगर हम लोग किसी क्लोज्ड कंटेनर को कंसीडर करें, देखो ये क्लोज्ड कंटेनर है और यहाँ पर ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सरफेस पे ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये कंटेनर ध्यान रहे कैसा है, क्लोज है, ओपन नहीं है, क्लोज, राइट। यहाँ से ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है, राइट ना। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी एक्सीड होगी तो ये मॉलिक्यूल्स कौन से फेज में आएंगे, बोलो, वेपर फेज में आएंगे। ये कौन सा फेज हो गया बताओ, वेपर फेज हो गया, दिस इज वेपर फेज। और ये कौन सा फेज हो गया, लिक्विड फेज हो गया। इनकी काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सीड होगी, ये लिक्विड फेज से ये मॉलिक्यूल्स कौन से फेज में आएंगे बताओ, वेपर फेज में आएंगे। आर यू गेटिंग दिस? एनी प्रॉब्लम? अब ये वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स कहीं बाहर एस्केप आउट हो सकते हैं क्या? ये तो कंटेनर क्लोज्ड है, ये कंटेनर तो क्लोज्ड है, ये मॉलिक्यूल कहीं बाहर एस्केप आउट हो सकते हैं क्या? नो मॉलिक्यूल कहीं बाहर एस्केप आउट नहीं होंगे, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर इकट्ठा होते जाएंगे ना वेपर फेज में। इसी कंटेनर में ये मॉलिक्यूल वेपर फेज में इकट्ठा होते जाएंगे ना। यस सर। तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि वेपर फेज के ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर फिर से कौन सा, वेपर फेज की ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर फिर से लिक्विड फेज में आने लगेंगे ना, और उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, कंडेंसेशन बोलोगे। आर यू गेटिंग दिस? तो पहले इवेपोरेशन शुरू होगा इस क्लोज्ड कंटेनर में, इवेपोरेशन शुरू होगा तो वेपर फेज में ये मॉलिक्यूल्स आएंगे और ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, कंडेंस होंगे, वापस किस फेज में आने लगेंगे, बोलो, लिक्विड फेज में आने लगेंगे। आर यू गेटिंग दिस? एनी प्रॉब्लम? अगर आप वाटर को किसी ओपन वेसल में रखोगे तो थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि वाटर के अमाउंट में कमी आ गया, वाटर का अमाउंट जितना इनिशियली था अब उतना अमाउंट नहीं है, अब उससे लेस अमाउंट है। लेकिन अगर हम क्लोज्ड कंटेनर में उसको रख रहे हैं, है ना, तो वाटर के मास में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल वेपर फेज में आए तो सही, लेकिन यहाँ से स्केप आउट हो रहे हैं क्या? नो सर। ये वापस कंडेंस होके वापस लिक्विड फेज में ही आ रहे हैं ना। ये कंडेंस होके वापस से कौन फेज में आ रहे हैं बताओ, लिक्विड फेज में आ रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। प्रॉब्लम? तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि टाइम के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में इंक्रीज होंगे और वो कंडेंस होके वाटर मॉलिक्यूल्स वो कंडेंस होके वापस लिक्विड फेज में आने लगेंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हमने देखे, उन सारे फैक्टर्स में कहीं भी कोई चेंज आया क्या? क्या हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया? क्या हमने सरफेस एरिया इंक्रीज किया? लिक्विड तो वही है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन में कोई चेंज आया क्या? रेट ऑफ इवेपोरेशन में कोई चेंज आया? नो सर। रेट ऑफ इवेपोरेशन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या था? 0।
जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इकट्ठा होते जाएंगे कंडेंसेशन का रेट क्या होता जाएगा, बताओ बेटा, बढ़ता जाएगा। तो इवेपोरेशन का रेट सेम है और कंडेंसेशन का रेट क्या हो रहा है, 0 से इंक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम आएगा ना कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई बात समझ? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो जिस टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे कि ये लिक्विड फेज और ये वेपर फेज किसमें है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। लिक्विड फेज एंड वेपर फेज दे आर इन इक्विलिब्रियम। ये बात आई समझ? तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन कब आएगा, समझे? इक्विलिब्रियम का कंडीशन कब आएगा बताओ? इनिशियली कंडेंसेशन का रेट क्या था, 0। टाइम के साथ साथ वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने लगेंगे और तब कंडेंसेशन शुरू होगा। यहाँ पे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आने लगेंगे कंडेंसेशन का रेट उतना फास्ट होने लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन इवेपोरेशन के रेट में कोई भी फैक्टर में कोई भी चेंज हम नहीं लेकर आए। तो इवेपोरेशन का रेट क्या है, सेम है, और कंडेंसेशन का रेट इंक्रीज है। तो इवेपोरेशन का रेट सेम है और कंडेंसेशन का रेट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम आएगा ना कि रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि लिक्विड फेज और वेपर फेज दे आर इन इक्विलिब्रियम। ये बात आ गई समझ? Yes, sir. और लिक्विड फेज, एक मिनट, और जब लिक्विड फेज और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में होंगे, ध्यान से समझो मेरी बात, लिक्विड फेज और वेपर फेज जब इक्विलिब्रियम में होंगे उस टाइम पे ये वेपर फेज लिक्विड फेज के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे बताओ, वेपर प्रेशर। Vapor pressure. तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? जब लिक्विड फेज और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में, मतलब कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम है ना, तो वेपर फेज लिक्विड फेज के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। आर यू गेटिंग दिस? ये Yes, बात sir. आई समझ? तो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट केवल और केवल कब आएगा, जब इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होगा। किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। अगर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन नहीं है तो हम लोग वेपर प्रेशर की बात करेंगे क्या? No, sir. यहाँ पर लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं हुआ। ये वेपर फेज है, ये तो लिक्विड फेज के ऊपर हमेशा ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इक्विलिब्रियम का सिचुएशन नहीं है, तो ये जो प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन नहीं आया है तो वेपर फेज लिक्विड फेज के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे सिंपली हम क्या बोलेंगे, इस लिक्विड का या इस गैस का क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, उसको वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। ये बात आई समझ? Yes, sir. So what is vapor pressure? It is pressure exerted by vapor phase on liquid phase when liquid phase and vapor phase are in equilibrium. Equilibrium. और इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले, इक्विलिब्रियम अचीव, मान लो इक्विलिब्रियम 5 मिनट के बाद अचीव हो रहा है, तो 0 मिनट से लेकर 5 मिनट तक यहाँ पे ये वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स आए तो होंगे ना? Yes, तो sir. इक्विलिब्रियम 5 मिनट के बाद एस्टैब्लिश हुआ, तो 0 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आए तो होंगे ना? और ये मॉलिक्यूल आए होंगे तो डेफिनेटली ये लिक्विड फेज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किए होंगे, लेकिन उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलेंगे क्या? No, sir. बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर। आर यू गेटिंग दिस? उसको हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, उसको वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। ये बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. तो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? क्या है वेपर प्रेशर बताओ? इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फेज ऑन Liquid. लिक्विड कब when vapor phase and liquid phase are in इक्विलिब्रियम। any problem in understanding? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? No, sir. No. चलो इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सर कोई वेटिंग रूम में है। at t is equal to 0, at t is equal to 0, at t is equal to 0 का मतलब क्या होता है?
T इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन और वो प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, उसका मतलब यही होता है ना। Yes, T इज इक्वल टू 0 का मतलब कि वो रिएक्शन और वो प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, राइट। तो रिएक्टेंट कौन है हमारा यहाँ पे? रिएक्टेंट वो लिक्विड है जिसका इवेपोरेशन होना है, और प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट क्या है बोलो? वेपर। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे बोलो? लिक्विड है जिसका इवेपोरेशन होना है, और वो प्रोडक्ट कौन है? वो प्रोडक्ट कौन है? वेपर है ना उसका। yes, sir. यस, तो एट T इज इक्वल टू 0 यहाँ पर केवल और केवल क्या प्रेजेंट है बताओ? एट T इज इक्वल टू 0 यहाँ पे केवल और केवल क्या प्रेजेंट है? रिएक्टेंट प्रेजेंट है। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर? रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे? वो लिक्विड है जिसका इवेपोरेशन होना है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, तो यहाँ पर एट टाइम T इज इक्वल टू 0 से जब इवेपोरेशन शुरू होगा, एट टाइम T इज इक्वल टू 0 से जब इवेपोरेशन शुरू होगा उस क्लोज कंटेनर में, राइट ना, तो वहां पर कोई कंडेंसेशन का फेनोमेना होगा क्या? एट टाइम T इज इक्वल टू 0 पे कोई कंडेंसेशन का फेनोमेना होगा? No, sir. नहीं होगा। केवल और केवल कौन सा फेनोमेना होगा? Evaporation. इवेपोरेशन। केवल और केवल यहाँ पर कौन सा फेनोमेना होगा बताओ? इवेपोरेशन का फेनोमेना होगा, है ना। चलो, आफ्टर सम टाइम T इज इक्वल टू T पे, आफ्टर सम टाइम T इज इक्वल टू T पे क्या है बताओ? रिएक्टेंट वो लिक्विड तो प्रेजेंट होगा ही होगा, साथ के साथ हमें और क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में वो वेपर भी मिलेगा ना। Yes, sir. मतलब कि लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों आ जाएगा ना। Yes, sir. यस, रिएक्टेंट में क्या प्रेजेंट होगा? रिएक्टेंट में क्या प्रेजेंट होगा? ये लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट में क्या प्रेजेंट होगा बताओ? प्रोडक्ट में वो वेपर प्रेजेंट है, ऐसा ही है ना। रिएक्टेंट लिक्विड और प्रोडक्ट कौन सा? वेपर प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, अब ये जो रिएक्टेंट लिक्विड है इसमें कौन सा फेनोमेना हो रहा था बताओ? इवेपोरेशन हो रहा था। ये जो रिएक्टेंट लिक्विड है इसमें कौन सा फेनोमेना हो रहा था? इवेपोरेशन। और ये जो प्रोडक्ट वेपर है इसमें कौन सा फेनोमेना हो रहा था? कंडेंसेशन हो रहा था। ये जो प्रोडक्ट वेपर है इसमें कौन सा फेनोमेना हो रहा था बताओ? Condensation. इट वाज व्हिच फेनोमेना? कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन था। आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लो। ये क्लोज्ड कंटेनर था, ये मॉलिक्यूल्स था, ये कौन से फेज में था बताओ? लिक्विड फेज में। और ये मॉलिक्यूल्स कौन से फेज में है बोलो? वेपर फेज में। ये वेपर फेज में, ठीक है। तो रिएक्टेंट पहले और पहले एट टाइम T इज इक्वल टू 0 केवल और केवल लिक्विड था, राइट ना। वहां पर केवल कौन सा प्रोसेस हो रहा था? इवेपोरेशन। आफ्टर सम टाइम ये लिक्विड है और वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स भी हैं। जो रिएक्टेंट है लिक्विड है उसमें अभी भी कौन सा फेनोमेना हो रहा है? इवेपोरेशन। और जो प्रोडक्ट है उसमें कौन सा फेनोमेना शुरू हुआ? Condensation. एनी प्रॉब्लम? यस। अब क्या मैंने बोला कि इवेपोरेशन के रेट में तो कोई चेंज आया नहीं, लेकिन कंडेंसेशन का रेट टाइम के साथ क्या होता गया? इंक्रीज होता गया, क्योंकि वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते गए। वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे तो कंडेंसेशन का रेट टाइम के साथ क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। आई बात समझ? यस Yes, sir. यस। तो ये लिख लिया है सभी ने? Yes, sir. यस, तो चलो लिखो। रेट ऑफ इवेपोरेशन रिमेन्स सेम, rate of evaporation remains same because rate of evaporation remains same because rate of evaporation remains same because all the factors rate of evaporation remains same because all the factors affecting the rate of evaporation are unchanged. Rate of evaporation remains same. क्यों सेम रहेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन? बिकॉज ऑल द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन आर, टेल मी, all the factors affecting the rate of evaporation are
अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज आया क्या? यस, No, sir. इवेपोरेशन के रेट को कौन इफेक्ट करता था? बोलो। टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया, इस लिक्विड के नेचर में कोई चेंज नहीं आया, है ना, सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं आया, एयर का ऊपर से कोई फ्लो की तो बात ही नहीं है क्योंकि एक क्लोज्ड कंटेनर है। तो जो भी फैक्टर इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इवेपोरेशन के रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा बताओ? बट द रेट ऑफ कंडेंसेशन increases, but the rate of condensation increases. ये बात आ गई समझ? Yes, sir. Any problem? ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टाइम पे आ जाओ। अब T is equal to T equilibrium पे आ जाओ। T is equal to T equilibrium पे, उसमें भी क्या होगा? उसमें भी ये रिएक्टेंट में ये लिक्विड प्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट में ये लिक्विड प्रेजेंट होगा, और प्रोडक्ट में क्या प्रेजेंट होगा बताओ? प्रोडक्ट में ये वेपर प्रेजेंट होगा ना, रिएक्टेंट में लिक्विड प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में क्या प्रेजेंट है? वेपर। ये लिक्विड का अभी भी क्या हो रहा है? बोलो। इवेपोरेशन हो रहा है। लिक्विड का अभी भी क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। और ये जो प्रोडक्ट वेपर है इसका क्या हो रहा है? टेल मी। कंडेंसेशन। लेकिन यहाँ पर अब एक नई चीज आ गई, वो क्या आ गई बताओ? कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया? Same. Equal. इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया? सेम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बट एट इक्विलिब्रियम, बट एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ? रेट ऑफ बोलो इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? Rate of condensation. Condensation. Rate of evaporation is equal to rate of condensation. Any problem in understanding? Evaporation का रेट और कंडेंसेशन का रेट इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये बात आ गई समझ? Yes, sir. Yes. तो इनिशियली केवल लिक्विड होगा, वो हमारा रिएक्टेंट है ना, और केवल प्रोसेस कौन सा होगा? इवेपोरेशन। कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट हमारा लिक्विड तो होगा, लेकिन वेपर फेज के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो एक और कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा? कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मैंने बोला कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले किसी भी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आया, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि कंडेंसेशन का रेट और इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो फिर उस टाइम पे क्या एस्टैब्लिश होगा? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। अगर मैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं सिंपली रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं, है ना, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है बेटा? रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है? कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज आया क्या? No, sir. उसमें कोई भी चेंज नहीं आया ना। रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अच्छा, ये अपना रेट ऑफ इवेपोरेशन है, RE है, दिस इज रेट ऑफ इवेपोरेशन। लेकिन कंडेंसेशन का रेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या था? 0 था ना। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कंडेंसेशन का रेट क्या था? 0. था। और इक्विलिब्रियम के टाइम पे कंडेंसेशन का रेट इवेपोरेशन के रेट के इक्वल हो गया ना। Yes, sir. ये ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा ना। इस टाइम पे क्या हुआ बताओ? इस टाइम पे कंडेंसेशन का रेट और इक्विलिब्रियम का रेट दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। दिस इज रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड दिस वाज रेट ऑफ व्हाट? इवेपोरेशन। तो हम क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे कि दिस इज द टाइम ऑफ व्हाट? इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का टाइम है, और इस टाइम पे क्या हो गया? इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट क्या हो गया? सेम हो गया। और इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? इसके बाद शुरू हो जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कि ना तो इवेपोरेशन रुकेगा ना तो कंडेंसेशन रुकेगा, दोनों फेनोमेना होता रहेगा और दोनों
साइमल्टेनियसली सेम रेट से होता जाएगा, मतलब कि जितना मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाएगा उतना ही मॉलिक्यूल वेपर फेज से वापस लिक्विड फेज में आने लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। तो इनिशियली क्या था बताओ, रेट ऑफ इवेपोरेशन वाज हाई और उसके रेट में कोई चेंज नहीं आया, है ना, लेकिन इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या था, 0, और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में इंक्रीज होते जाने की वजह से रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या हुआ, इंक्रीज। एक टाइम पे दोनों का रेट क्या हो गया, सेम। दिस इज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो गया, सेम। तो अब क्या एस्टेब्लिश हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो क्या इवेपोरेशन अब रुक जाएगा इस टाइम के बाद? No, sir. इक्विलिब्रियम के बाद इवेपोरेशन रुक जाएगा या टी इक्विलिब्रियम के बाद कंडेंसेशन रुक जाएगा? No, No, sir. sir. दोनों में से कोई नहीं रुकेगा, दोनों का रेट सेम होगा, मतलब कि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल वेपर फेज से वापस लिक्विड फेज में आ जाएंगे। ये बात आ गई समझ? Yes, sir. अब एक बार ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि अब लिक्विड फेज और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में है ना? Yes, sir. तो इस टाइम पे वेपर फेज लिक्विड फेज के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। Vapor pressure. इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले भी वेपर फेज लिक्विड फेज के ऊपर कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट करता होगा ना? आर यू गेटिंग दिस? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने से पहले भी वेपर फेज लिक्विड फेज के ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता होगा ना? Yes, sir. लेकिन उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। तो वेपर प्रेशर ये वर्ड एक्सक्लूसिवली आप कब यूज करोगे, जब लिक्विड फेज और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट लिखो वेपर प्रेशर। हेडिंग ले लो वेपर प्रेशर, हेडिंग दो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लिखो, प्रेशर exerted by vapors, pressure exerted by vapors formed in the condition of dynamic equilibrium. Pressure exerted by vapors formed in the condition of dynamic equilibrium. Pressure exerted by vapors formed in the condition of dynamic equilibrium over the surface of liquid, in closed container. राइट ना? इक्विलिब्रियम तभी एस्टैब्लिश होगा जब कंटेनर क्या हो, क्लोज्ड हो। पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस। Yes, sir. इक्विलिब्रियम कभी ओपन कंटेनर में एस्टैब्लिश होता है क्या, क्लोज्ड कंटेनर। और यहाँ पर तो जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक हम लोग वेपर प्रेशर की बात ही नहीं करेंगे। तो क्या लिखा वेपर प्रेशर में बताओ? इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स formed in the condition of dynamic equilibrium over the surface of liquid in a closed container is known as बोलो, Vapor. vapor pressure is known as vapor pressure. Understood? full stop. वाटर के केस में, अगर वाटर का केस है तो इसी वेपर प्रेशर को हम लोग एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। अगर वाटर का केस है तो इसी वेपर प्रेशर को क्या बोलते हैं बताओ, एक्वस टेंशन। देखो इन केस ऑफ वाटर वेपर प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर को? Aqueous tension. In case of water vapor pressure, yeah, this is also called as what, aqueous tension। ये बात आ गई समझ? बोलो, any problem in understanding? No, sir. तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि what is evaporation, what is factors affecting evaporation and what is vapor pressure। नेक्स्ट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि what are the factors affecting vapor pressure, what are the factors affecting vapor pressure। ये बात समझ में आई सभी को? Yes, sir.